हमारे पार्लियामेंट में बैठने वाले 44% कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल केसेस है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस का डेटा देखा जाए तो 7,928 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़े, जिनमें 1,500 कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल केसेस थे। उनमें से 1,070 कैंडिडेट्स पे सीरियस क्रिमिनल केसेस थे। पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आने वाले 514 मेंबर्स में से 225 मेंबर्स पे क्रिमिनल केसेस हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम नेताओं को वोट दे रहे हैं या क्रिमिनल्स को। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि एमपीज एंड एमएलएस के क्विक ट्रायल्स होने चाहिए ताकि पार्लियामेंट में मैक्सिमम कैंडिडेट्स बिना क्रिमिनल केसेस के हों। तो क्या इसका इफेक्ट 2024 के इलेक्शंस में दिखा? अब तक 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में 5 फेजेस में वोटिंग हो चुकी है। सभी 5 फेजेस के कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें तो 6,567 टोटल कैंडिडेट्स में से 1,264 कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें से 895 कैंडिडेट्स पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। इंडिया के टॉप पार्टीज़ के कैंडिडेट्स का डेटा देखें तो बीजेपी के टोटल 338 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़े, जिनमें से 140 कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल केसेस हैं। उनमें 93 कैंडिडेट्स पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 311 कैंडिडेट्स ने अपने आप को करोड़पति डिक्लेयर करा हुआ है। कांग्रेस से 271 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़े। 131 कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें से 73 कैंडिडेट्स पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 251 कैंडिडेट्स ने अपने आप को करोड़पति डिक्लेयर करा हुआ है। अब एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि अक्यूज्ड के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रेवन्ना जैसे लोगों के लिए वोट भी मांगते हैं। वेस्ट बंगाल में शाहजहां शेख जैसे लोगों के लिए टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है ताकि एसबीआई उसे अरेस्ट ना कर ले। बीजेपी भी ब्रिजभूषण जैसे लोगों से दूर तो होना चाहती है, बट वहीं उसके वोट भी छोड़ नहीं सकती है। तो ब्रिजभूषण की जगह उसके बेटे करण भूषण को टिकट दे देती ताकि ब्रिजभूषण से लेना देना भी ना हो और वोट भी सारे उन्हें ही मिले। 2019 में 2014 के कंपैरिजन में 26% राइज हुआ है क्रिमिनल्स का पार्लियामेंट में। अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट 23 में से 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 2004 से 2019 तक री इलेक्ट होकर आए हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं और इन 12 में से भी 9 पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 4 जून 2024 को ये तो कंफर्म है कि मोदी जी आएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस बार कितने क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आएंगे। एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें वोट उन्हें ही देना चाहिए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। एडीआर अपनी रिपोर्ट में ये बताता है कि 2019 के इलेक्शंस में जो टोटल कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे थे, उनमें से 19% पे क्रिमिनल केसेस थे एंड इलेक्टेड मेंबर्स में से 46 क्रिमिनल्स थे। बाकी 81% कैंडिडेट्स में से 56% इलेक्ट होके आए। अगर आप क्रिमिनल कैंडिडेट का रिकॉर्ड देखो तो 15% कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतते हैं एंड वही सिर्फ 4.5% कैंडिडेट्स विदाउट क्रिमिनल बैकग्राउंड इलेक्शन जीतते हैं। कैंडिडेट्स जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके ज़्यादा चांसेस है इलेक्शन जीतने के। हैरानी की बात यह है कि इन इलेक्शंस में इतने सारे क्रिमिनल्स कैसे खुलेआम वोट मांगते हैं। आखिर क्यों एक वोटर इन्हें वोट देता है? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाते हैं और क्यों लोग जीतते भी हैं? अब इसके पीछे काफ़ी रीजंस भी हैं, जैसे मनी एंड रिसोर्सेज। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से इन पे पैसे की कमी नहीं होती है और ये पैसा ये पार्टी के इलेक्शन कैंपेन्स में यूज़ करते हैं। इससे फ़ायदा दोनों को है। पार्टी को एक ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है जो अपना कैंपेन खुद कर सकता है और पार्टी के कैंपेन्स के लिए भी पैसा दे सकता है। एंड उस कैंडिडेट को भी फ़ायदा है कि उसे एक बड़ी पार्टी से एसोसिएट कर दिया जाता है, तो उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड पे लोग फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं एंड पार्टी के नाम पे वोट भी मिल जाते हैं। वोटर डायनेमिक्स। कुछ रीजन्स में वोटर अपने लोकल आदमी, अपने कास्ट के आदमी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इस चक्कर में क्रिमिनल को आराम से वोट मिल जाते हैं अपनी कम्युनिटी से। वो ईजिली इलेक्ट होकर आ जाते हैं, चाहे वो उन लोगों के अगेंस्ट ही काम क्यों ना कर रहा हो। इसका प्राइम एग्जाम्पल है शाहजहां शेख। वो लोगों की ज़मीन पे इलीगल कब्जा कर लेता था। जब ईडी उसे अरेस्ट करने आती है तो लोग ईडी वालों को ही मार के वापस भेज देते हैं। पार्टी कनेक्शंस। क्रिमिनल्स के पार्टी की ऊपर लेवल तक जान पहचान होती है, तो टिकट मिलना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। पार्टीज़ इन क्रिमिनल्स को भी इसलिए चूज़ करती है क्योंकि इनका अपने इलाके में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है
इनके पास पावर होती है उस रीजन में, एंड लोकल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। और एक पॉलिटिकल पार्टी को तो बस एक ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए होता है जो सीट पक्की करके दे दे। वीक लीगल प्रोसीजर। लॉ के हिसाब से हर वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जिस पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता है वो इलेक्शन लड़ सकता है। चाहे आप पे कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। और यह सबसे बड़ा रीज़न है कि आज भी हमारे पार्लियामेंट में 44% कैंडिडेट्स वो हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। जुडिशरी सिस्टम भी बहुत स्लो है। अब एक केस रिजॉल्व होने में हमारे कोर्ट में सालों लग जाते हैं और काफ़ी केस तो पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो एक क्रिमिनल्स भी आराम से पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। और कहीं ना कहीं एज अ वोटर इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी हम पे भी बनती है। हम ही इन जैसे क्रिमिनल्स को वोट देके पावर में लाते हैं। बहुत लोगों को इंडिया में अपने रीजन से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है ये पता ही नहीं होगा। बहुतों को ये नहीं पता होगा कि उनके रीजन का प्रीवियस इलेक्टेड कैंडिडेट कौन है। तो इन सब का जिम्मेदार एक नॉर्मल वोटर ही है। थॉमस कार्लाइल का एक फेमस कोट है, इन द लॉन्ग रन एवरी गवर्नमेंट इज एग्जैक्ट सिंबल ऑफ इट्स पीपल, with their wisdom and unwisdom we have to say like people like government।